नमस्कार। अ, पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिगरिंग स्ट्रेस पे बात किए थे और जैसे मैंने कहा था कि आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक को कैसे लोकेट करते हैं, उसका एपिसेंटर कैसे करते हैं और जो फोकल प्लेन मैकेनिज़म्स हैं उसको कैसे देखा जाता है। तो अर्थक्वेक के लोकेशन के लिए काफ़ी सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि इतना सिंपल तो नहीं है, लेकिन ये ओवर द टाइम इसको इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि ये पाया गया कि जो अर्थक्वेक को अगर हम लोग जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको ठीक तरीके से और पूरा एनर्जी जो रिलीज़ हुई है उसको नापा जाए और उसके बेसिस पे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसलिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। लेकिन मोटा मोटा जो है कि इसमें ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें पी एंड एस वेव को लिया जाता है जो बॉडी वेव है, कुछ में ये लोग सरफेस वेव को भी लेके इसका वो नापते हैं करके। सो लोकल मैग्नीट्यूड जो हम लोग कहते हैं उस पर भी आएंगे हम लोग। तो इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे इसको मेजर किया जाता है उसको कहते हैं सेismograph। और जो रिकॉर्ड किया जाता है, जिस पे जो भी पेपर होगा उस पर रिकॉर्ड करके जो हमको डिटेल्स मिलेंगी, इसकी एम्पलीट्यूड मिलेगा और इसका टाइम, अराइवल टाइम मिलेगा पी एंड एस वेव का और सरफेस वेव का, उसको कहते हैं सेismogram। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और इस बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ज़्यादातर जो लिया जाता है, दो चीज़ें इसमें ली जाती है, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन दी अराइवल टाइम ऑफ पी एंड एस वेव और इसका एम्पलीट्यूड कितना है उसको लिया जाता है। उसके बेसिस पे आपका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। पहले इसको मैन्युअली करते थे लॉग ग्राफ में, लेकिन अब जो है ये काफ़ी क्विकली हो जाता है, काफ़ी जल्दी इसका रिजल्ट्स मिल जाते हैं और कुछ ही समय में आपको ये आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी रहता है या तो फिर आपके कुछ ऐप्स बने हुए हैं, उस पर ये इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिलती है करके। एक तो आपका जो है ये एम्पलीट्यूड मेजर करता है, जिससे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने में जो हेल्प करता है जो। और दूसरा जो है, एक दो चीज़ें और हैं जिसमें ये नापा जाता है, जिसमें कहते हैं हम लोग कि वर्टिकल मोशन कितना हुआ और हॉरिजॉन्टल कैसे कितना हुआ करके। अब ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या था, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की कि जो साइस्मिक वेव्स हैं, विभिन्न तरह की साइस्मिक वेव्स हैं, आपके पास बॉडी वेव हैं पी एंड एस और फिर सरफेस वेव है लव एंड रिले। ये अलग अलग तरीके के मोशंस को दर्शाती है और ये पैदा करती है मोशंस अलग अलग तरीके का, जिसमें पुश एंड पुल हो गया, अप एंड डाउन हो गया, साइड बाय साइड हो गया, एलिप्टिकल हो गया। तो ये कोई भी हिस्सा जो है इसने मोशन का छोड़ा नहीं है करके। तो हम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हो, क्योंकि जो भी आपकी बिल्डिंग्स बैठी हैं वो कैसे अफेक्ट करेगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, और वर्टिकल मूवमेंट जो है उसको कैसे वो झेलेगी करके। तो क्या वो बिल्डिंग्स अर्थक्वेक प्रोन है कि नहीं है, क्या उसको सक्षम बनाया जा सकता है कि वो इस तरह के जो भी झटके लगेंगे धरती कंप में, जो जो आपके सेismic वेव्स के कारण, तो वो क्या उसको झेल पाएगा नहीं। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी मेजर किया जाता है। और ये सिविल इंजीनियर्स ज़्यादातर जो हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, इसको काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग से रिलेटेड बात करते हैं। अब जैसे ये एक है, ये जैसे मैंने कहा था कि आप जो है एक तो आपका डिफरेंस ले लें पी एंड एस वेव का, और आप दूसरा जो है एम्पलीट्यूड ले लें। और ये स्केल जो है ये आपका लॉग नॉर्मल स्केल है। इसमें ये बताया गया है कि इसका दोनों अगर ये चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड और आपका सेकेंड्स में डिफरेंस हैं जो करके अराइवल टाइम में, तो उसके पी एंड एस वेव का, तो उससे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे देखा गया है कि 23 मिलीमीटर का इसका एम्पलीट्यूड है, तो ये 23 मिलीमीटर आपका हुआ। और इसमें यहाँ पे जो है आपका अराइवल टाइम जो है वो पी एंड एस वेव का करीब 24 सेकेंड का है करके डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। तो इसको आप कनेक्ट करेंगे तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 5 का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो इसी के बेसिस पे कोडिंग करके और आगे इसको काफ़ी अच्छी तरीके से अब बहुत ही सरल कर दिया गया है। इन नो टाइम यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द लोकल पब्लिक। ये बेसिकली जो है रिक्टर मैग्नीट्यूड है
और इसको लोकल मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, और उसको जो स्केल है इसमें कहा लिखा जाता है ml। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये वाला जो है ये लोकल मैग्नीट्यूड है करके। अब एक ये वाले स्लाइड में ये बात की गई है कि डिफरेंस कितना होता है। अगर मान लो कि आपका 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और एक 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, जो इसमें दोनों में अंतर एक ही का है, एक ही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का जो स्केल में हम लोग बात करें करके उसका है, लेकिन इसमें एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो क्या है, और वो आपका सीधा सीधा जो है कि एम्पलीट्यूड कितना दिखा रहा है आपका, ये भी इससे भी पता चलता है करके कि कितना बड़ा भूकंप आया है करके। तो ये 6 मैग्नीट्यूड का है, यहाँ पे ये स्केल दे रखा, और ये 5 मैग्नीट्यूड का है करके। तो इसमें पाया गया कि जो 6 मैग्नीट्यूड का है वो 10 टाइम उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, 10 टाइम्स मोर, ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एज वी इफ़ वी कंपेयर टू द 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक करके। और सेम लोकेशन पे आया है, सेम सेस्मोग्राफ ने जो उसको मेजर किया है करके। तो ये एक अंतर है इसमें कि एनर्जी जो है वो लेवल काफ़ी बढ़ जाता है करके इसमें। तो हम लोग ये कहें कि अरे वो भाई 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, है ना, लेकिन आया था 6 मैग्नीट्यूड का, तो एनर्जी लेवल जो है वो बहुत डिफरेंस है करके उसमें। और ये चीज़ जो है मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि ईरान में एक भूकंप हुआ था, मैं उसका वर्ष तो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली ये 2000 या 1999 के आसपास था। तो ये पाया गया वहाँ पे कि जब भूकंप आया और उसका न्यूज़, और उससे पहले उसका मैग्नीट्यूड जो बताया था कि वो काफ़ी कम मैग्नीट्यूड है, तो लोग जो है 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक में इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा उसमें करके। लेकिन जब उसकी न्यूज़ आने लगी टेलीविज़न पे, तब ये पाया गया कि भाई नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये 5 मैग्नीट्यूड में इतना ज़्यादा नुकसान तो की संभावनाएं तो बहुत कम थी, कैसे हो सकता है। फिर पाया गया कि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट किया गया था और बताया गया था। इससे दूसरा एक अफेक्ट ये होता है कि जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वो अफेक्ट कर जाते हैं इसमें करके। तो आपने सोचा कि 5 मैग्नीट्यूड का है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर रेस्क्यू की, लेकिन 6 मैग्नीट्यूड का है तो डेफिनेटली नुकसान ज़्यादा हुआ होगा, लोग ज़्यादा दबे होंगे मकानों के नीचे, मलबे के नीचे, तो उनको निकालना काफ़ी आवश्यक हो जाता है और जल्द उनको वो राहत पहुँचानी ज़रूरी हो जाती है करके। अब एक और बात है जो कि लोकेशन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले इवन हम लोग कह लें कि 2001 में जो भुज का अर्थक्वेक आया था उसका लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से नहीं नियंत्रित किया गया था। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास जो सेस्मोग्राफ्स थे वो ठीक से नहीं थे। सेस्मोग्राफ्स जो हैं वो काफ़ी कम संख्या में थे हमारे पास वहाँ पे। तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो लोकेशन था और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो लोकेशन था उसमें काफ़ी अंतर था करके, क्योंकि एपिसेंट्रल एरिया में एपिसेंटर बहुत सटीक तरीके से लोकेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे डैमेज ज़्यादा हुआ होगा, बिकॉज़ वो एक एरिया है जो कि फोकस के ऊपर बैठा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और धीरे धीरे दूर जैसे जैसे साइस्मिक वेव पास होगी वैसे वो एनर्जी कम होती जाएगी। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर हुआ होगा और सब तरह की वेव्स जनरेट हुई हैं, तो मकान भी काफ़ी गिरे होंगे और नुकसान भी ज़्यादा हुआ होगा। फिर ये देखा गया कि अभी हमारा हम कह सकते हैं कि 2001 के बाद यहाँ हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का गठन किया गया और वो बनाई गई, और अब जो है हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग प्रिसाइसली लोकेशन मार्क कर सकें अर्थक्वेक के, ना ही इंडिया में लेकिन बाहर के देशों में भी कहीं पे भी हो रहा है, दुनिया में कहीं पे भी अर्थक्वेक होगा उसका लोकेशन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल पा रहे हैं। तो ये जो बात है यहाँ पे कि हमारे पास एटलीस्ट 3 मिनिमम 3 कम से कम 3 स्टेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी ये होता है कि
ये लोकेशंस जो हैं उसको रिवाइज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम समय में किया जाता है। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन, 5 दिन ले लिए, 10 दिन ले लिए, उसके बाद उसका लोकेशन तुरंत कुछ ही मिनटों में रिवाइज़्ड आपके पास उसका लोकेशन आ जाता है करके। तो ये कर्व्स हैं जो कि आपका जिसके बेसिस पे ये कर्व्स बने हैं और वो ये पुराने जो भी अर्थक्वेक्स आए और उसके लोकेशन के बेसिस पे इसका कर्व्स जनरेट किए हैं, और इस कर्व्स की हेल्प से आप अपना वो कर सकते हैं। हालांकि ये भी कर सकते हो कि आपके पास अगर 3 स्टेशंस हैं तो उसका अराइवल टाइम आप देख लो पी एंड एस वेव का और क्या है करके, उसके बेसिस पे आप अर्थक्वेक की लोकेशंस कर सकते। तो इसमें क्या है, सबसे पहला लिया गया टाइम और उससे रिलेटेड जो है आपके पास डिस्टेंस है करके। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं जिसके बेसिस पे आप एपिसेंटर मार्क कर सकते हो करके। तो ये दिखाया गया है कि आपका पी वेव ट्रैवल टाइम है और ये एस वेव है। जो पी वेव का हमने कहा था कि पी वेव इज़ द फास्टेस्ट वेव जो पहले आती है, और एस वेव जो है उसका ऑलमोस्ट आधा है करके, जो लेट अराइव करती है। और इसके बारे में हमने कहा था कि ये आपका पी वेव जो है कंप्रेशनल है, साउंड वेव टाइप है, इसका सिमिलर टू साउंड वेव है, इसका मोशन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलती जुलती हैं इसकी। और एस वेव है जो कि ऊपर नीचे आपका पूरा एरिया करती है करके। तो इसका डिफरेंस लेने का जो है उसके बेसिस पे कहा गया, यहाँ पे दिखाया गया कि आपके पास 3 स्टेशन हैं, स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है और स्टेशन 3 है, जो सेस्मिक स्टेशंस हैं। और उसकी डिफरेंस ए आपको आपके पास जो निकलेगा वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू एपिसेंटर फॉर सेस्मोग्राफिक स्टेशंस, मतलब उस स्टेशन से कितना आपका डिस्टेंस है करके। तो ये आपका डिस्टेंस लिया गया है। आगे देखते हैं इसको कैसे ये होता है। एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो स्टेशन अर्थक्वेक एपिसेंटर के करीब होगा उसका पी वेव का अराइवल टाइम जल्दी होगा और एस वेव के अराइवल टाइम में डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो स्टेशंस दूर बैठे हुए हैं एपिसेंटर से, वहाँ पे ये बढ़ जाएगा करके। सो बेसिकली जो है इसका जो लिया गया है वो आपका ये है कि आपका रेडियस लिया जाता है। तो और इसको ये डिस्टेंस जैसे है कि ये डिस्टेंस यहाँ पे इसका जो है ये 4,800 किलोमीटर्स है, 3,400 टू, और इसके रेडियस लेके एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर करके। तो मिनिमम 3 स्टेशंस आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये भी एक एग्जांपल दिया गया है आपके पास जो है। तो यहाँ पे 3 स्टेशंस हैं आपके, जो कि आपका ये स्टेशंस के नाम है एस एस पी ए आपका ये है करके, जो कि काफ़ी दूर बैठा हुआ है, मतलब ये एक डिस्टेंस पे है। और फिर आपके पास TEIG है, वो ये है आपका, ये बिल्कुल करीब है। और तीसरा जो स्टेशन है SOCO करके है करके, और वो आपका ये है करके। तो सबसे करीब जो स्टेशन है जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई थी उसका आप देखेंगे कि उसका डिस्टेंस सबसे कम है। लेकिन और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो उसका डिस्टेंस जो है वो बड़ा है। यहाँ पे देखिए 1800 है, यहाँ पे 3300 किलोमीटर का डिस्टेंस है करके। और डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम ऑफ पी एंड एस वेव भी बड़ा है आपका करके। यहाँ पे आपका जो है वो करीब करीब 5 मिनट का है, यहाँ पे 3 मिनट है करके, और ये आपका जो है ये यहाँ पे जो है 1.5 मिनट्स का है करके। तो ये चीज़ें हैं। और फिर इसका रेडियस लेके आप एक पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका एपिसेंटर होगा। ये आपका इस तरह से निकालें। कभी कभी ये होता है कि आपका मान लो कि आपने 3 सर्कल्स आपके बने, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे नहीं आया, तो फिर ये कहा जाता है, इसको रिवाइज किया जाता है, लेकिन इसके सेंटर में जो इंटरसेक्शन का है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो एपिसेंटर है आपका करके। ये भी एक पार्ट दिखाता है और जिसमें बात की गई है कि आपका पी वेव और एस वेव में क्यों अंतर है, क्योंकि पी वेव इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज एस वेव। ये ऑलमोस्ट हमने देखा था कि 6.5 और 3.5 के आसपास का इसका पी वेव जो है वो 6.5 के आसपास इसका क्रस्ट में वेलोसिटी रहती है, और एस वेव की 3.5 के आसपास रहती है करके।
तो ये भी है जो बात की हमने कि इसका कर्व जो है वो एज डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उसका कर्व का और डिफरेंस बिटवीन द पी एंड एस वेव आपका बढ़ेगा करके। अब आते हैं जो मैंने कहा था कि एक जो फोकल प्लेन मैकेनिज़म्स को कैसे देखा जाता है करके, और इसको दूसरा एक वर्ड भी दिया गया है पिच एंड बॉल डायग्राम एक्चुअली। तो ये फोकल प्लेन मैकेनिज़्म का एक पार्ट है जहाँ पे कि आपके पास 4 स्टेशंस हैं यहाँ पे, और ये 4 स्टेशंस को लेके इसका इंफॉर्मेशन निकाली जाती है कि ये फॉल्ट जो है वो कैसे होगा और कैसे मूव किया होगा करके। तो इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट वेव है वो फर्स्ट वेव आपका लिया जाता है, वो फर्स्ट वेव को देखा जाता है कि क्या पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव है। जैसे कि हम लोग ये लेते हैं कि जो साइनस वेव है आपका, अगर ये होता है ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है आपका, तो ये नेगेटिव वेव है और ये आपका पॉजिटिव वेव है। तो इसको कंसिडर किया जाता है कि क्या है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट मोशन आया, पहला जो सेस्मो मीटर पे या सेस्मोग्राफ पे जो आपका इंफॉर्मेशन आई एम्पलीट्यूड की, जो कि वेव आई, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है आपका, और यहाँ पे भी आपके पास ये पॉजिटिव है आपका, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये चीज़ें इनको कंसिडर किया जाता है टू आइडेंटिफाई टू नो द फोकल मैकेनिज्म, किस तरह से मूव किया होगा। तो जो पॉजिटिव है उसमें ये पाया गया कि ये जो है ये आपका ये फर्स्ट मोशन है, ये पुश अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, मतलब एरिया को पुश करेगा अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, मतलब ये दूर जा रहा है एपिसेंटर से ये पोर्शन लैंड का। और इसी तरह से ये भी है आपका। तो ये एक आपका हो गया कि फर्स्ट मोशन जो है आपका ये इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द पुश अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। नेगेटिव में इट विल पुल टूवर्ड्स द एपिसेंटर, तो ये एपिसेंटर के करीब जा रहा है ये पोर्शन करके। तो इसके बेसिस पे ये देखते हैं कि ये मूवमेंट जो हुआ होगा वो इस तरह से। तो ये एक लाइन खींची जाती है यहाँ पे इसके सेंटर में, और फिर देखा जाता है, और इसमें फील्ड एविडेंस भी होना ज़रूरी है करके। तो ये है आपका मूवमेंट जो है वो इस तरह से हुआ है कि ये आपका राइट हैंड साइड का जो पोर्शन ऑफ द लैंड है वो आपकी तरफ मूव किया है करके, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो आपसे दूर गया है करके ये हुआ। अब अगर इसका मान लो कि ओरिएंटेशन जो फॉल्ट का, एक तो ये हो गया आपका, ये आपने लिया। अगर ये मूवमेंट आपका जो फॉल्ट लाइन है वो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है, वो आपकी ये होगी करके, मान लो ये वाली लाइन आप ले लो करके। तो ये लाइन पे भी अगर मोशन सेम है आपका तो ये मोशन अलग हो जाएगा करके। और ये मोशन क्या होगा आपका, ये दोनों अपनी इस एपिसेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो है या ये मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा आपका, और ये पोर्शन है ये आपका इस तरफ जाएगा क्योंकि ये पुल कर रहा है करके। तो ये है ऑपोजिट, इसका सेंस ऑफ मूवमेंट होगा, और इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट लैटरल। इसको हम लोग कहेंगे राइट लैटरल, और इसको कहेंगे लेफ्ट लैटरल। ये मूवमेंट आपका होगा। तो यही है आपका कि द फर्स्ट motion of the P wave arise on seismographic station is used to determine the orientation of the fault plane and the direction of slip। ये एक important point है, तो इसके basis पे हम लोग देते हैं करके। The case shown here is from the rupture of right lateral fault slip. Further, alternative pattern of pushes and pulls would remain same if the plane is perpendicular to the fault ruptured with left lateral displacement। तो इसको left lateral displacement होगा यहाँ पे करके। तो ये चीज़ें की बेसिस पे और इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे और ये फॉल्ट प्लेन सॉल्यूशन बनाया जाता है। हालांकि मैंने जैसे कहा कि फील्ड ऑब्जर्वेशंस जो है, फील्ड मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट। सेस्मोलॉजिस्ट कैन यूजुअली चूज बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज यूजिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, और वो अगर है हमारे पास तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको वो कर सकते हैं कि इसका अलाइनमेंट क्या है और फॉल्ट प्लेन क्या मूवमेंट क्या हुआ होगा अलोंग द फॉल्ट प्लेन। सो इससे जो है मैंने कहा जैसे इसको
बिच एंड पॉल डायग्राम्स प्लॉट्स भी कहा जाता है, जो कि 3 तरह की जो फॉल्टिंग होती हैं जो पाई गई हैं उसको दर्शाता है ये करके, फॉर नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में यूजुअली देखा गया है कि आपका जो ये जो मूवमेंट है ये राइट लैटरल मूवमेंट है, तो आपका ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, जो को हम लोग पिछली स्लाइड्स में देख रहे थे करके। तो इस तरह से आप डिपेंडिंग ऑन के इसका फॉल्ट आपका कहाँ पे ओरिएंटेड है करके उस पे आप बात कर सकते हैं करके इस पे। तो ये नॉर्मल फॉल्ट है जिसमें एक पोर्शन जो लैंड का है वो नीचे जा रहा है करके, इसमें जो है ये ऊपर आ रहा है, और इसमें जो है ये लैटरल मूवमेंट हो रहा है इसका करके। तो ये जो है ये पोर्शन ऐसे जा रहा है और ये पोर्शन आपकी तरफ आ रहा है करके। तो डिपेंडिंग ऑन कि ये किस तरह का आपका एनर्जी रिलीज हुई है और किस तरह की मूवमेंट देखी गई है बेस्ड ऑन दी फर्स्ट वेव, अराइवल ऑफ फर्स्ट वेव, तो उसके बेसिस पे आपका ये बिच एंड पॉल डायग्राम्स, बॉल डायग्राम्स उसको क्या कहते हैं, तो फोकल प्लेन मैकेनिज्म्स मेनली हम लोग उसको कहते हैं करके। और ये बात मैंने थोड़ी सी बताई थी पहले, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो डीपर अर्थक्वेक्स हैं या आपके शैलो अर्थक्वेक्स हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन आई थी जो कि जिन्होंने साझी की थी उनका नाम था वदाती, और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के नाम के ऊपर ये इसका नामकरण किया गया था। इन्होंने ये बताया था कि जो सबडक्टिंग प्लेट होती है उसमें काफ़ी फ्रिक्शन रहता है, और वो जहाँ तक उसका वो सबडक्ट करेगी वहाँ तक वो अर्थक्वेक पैदा करती है, और उस जोन को ये लोग कहते हैं वदाती बेनियोफ जोन एक्चुअली। तो क्योंकि ये आपका जो सबडक्टिंग प्लेट है वो फ्रैक्चर करती रहती है, तो उसमें ये होता है। तो फोकल डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक इन बेनियोफ जोन कैन रीच डाउन अप टू 700 किलोमीटर्स। हालांकि ग्रेटर देन 700 किलोमीटर्स की हम लोग बात कर रहे थे कि जो कि आपका डीप मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स होते हैं करके। तो ये पोर्शन मैंने कुछ पहले भी बात की, जिससे आप जो हैं ये फॉल्ट प्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपके पास अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन। ये अगेन ये जो मैप्स आप देख रहे हैं ये 2001 के भुज के भूकंप के हैं, जो कि मेन शॉक ये स्टार दिखाया गया यहाँ पे ये है करके। और इसके अलावा जो साइड में छोटे छोटे जो गोले बने हुए हैं, सर्कल्स हैं, वो आपके आफ्टर शॉक्स हैं करके। तो ये प्लान व्यू है आपका, ये सेक्शनल व्यू है कि कितनी डेप्थ तक जा रहा है करके, और कितनी डेप्थ पे आपका ये अर्थक्वेक हुआ था यहाँ पे, ये मेजर अर्थक्वेक जो मेन शॉक था वो था करके। तो इसी के बेसिस पे ये आपका एक प्लेन ड्रॉ किया इन्होंने, और इसका अंदाज़ा लगाया कि ये डिप किस तरफ कर रहा होगा। हालांकि ये इशू ये आया था कि ये काफ़ी ये था इसका, ये सरफेस पे मैनिफेस्टेशन इसका नहीं आया था, इसका सरफेस एक्सप्रेशन हमको नहीं मिल पाया था करके। तो ये इस तरह की स्टडीज़ जो हैं वो सिस्मोलॉजिस्ट ज़्यादा करते हैं टू लोकेट द रप्चर एरिया, identify the rupture area, as well as to know that what was the sense of movement actually in this area. अब क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुकी है, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। तो ये जो है हम लोग जो देखते हैं कि मोस्ट अर्थक्वेक अकर्स इन ब्रिटल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट अबाउट द ब्रिटल डक्टाइल बाउंड्री, द बाउंड्री बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एस्थोनोस्फीयर, ये इसी के बीच में अर्थक्वेक होते हैं। और ये इसकी डेप्थ के बेसिस पे इसका फोकल डेप्थ है, हम इसको कहेंगे फोकल डेप्थ। ओके, एपिसेंट्रल डेप्थ नहीं होगा, फोकल डेप्थ होगा। तो फोकल डेप्थ के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, जिसमें अबाउट 70 किलोमीटर तक अगर है तो इसको शैलो अर्थक्वेक कहेंगे। ये 70 किलोमीटर का है। 70 to 300 किलोमीटर्स का है तो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स हैं आपका, और अबव और मोर देन 300 to 700 किलोमीटर्स देन वी से दे आर द डीप अर्थक्वेक्स एक्चुअली। अब जो मुद्दे की बात है कि वो ये है कि आपके पूरी धरती की जो सतह है, या तो गहराई में भी अगर बात कर लें तो कुछ गहराई में जो क्रस्ट की बात करें हम लोग, ये क्रस्ट में जो मटेरियल है वो एक समान नहीं है। जिस तरह से धरती के अंदर भी एक समान नहीं है, वैसे इसकी सतह पे भी एक समान नहीं है करके। ये अलग अलग जो रॉक्स हैं, जो अलग अलग प्रोसेसेस से बने, टूटे, मतलब इरोड हुए, फिर से वो जमा हुए,
और बालू की शक्ल में आए या तो हम कहेंगे कि लूज मटेरियल बना, तो ये अलग अलग तरीके के रॉक्स हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स, जो कि वॉल्केनिक प्रोसेसेस से रिलेटेड हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि नदियों से बनते हैं, ग्लेशियर्स हैं, हवा जो है उससे वो सेडिमेंट्स उड़ के जाते हैं और डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली हम लोग समुद्र के अंदर जो हमको रॉक्स मिलते हैं या तो मटेरियल मिलता है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं करके। और जो लूज मटेरियल रहता है उसको हम लोग कहते हैं अलूवियम करके। और ये अलूवियम जो है आप याद रखिएगा कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, इंडो गैंजेटिक प्लेन है वो क्या है, वो हमारा अलूवियल प्लेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लूज सेडिमेंट्स हैं आपके पास, ये कॉन्सोलिडेटेड नहीं है। अब अगर लूज सेडिमेंट्स के अंदर भी आ जाते हैं तो ये इसकी साइज़ के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है या मड है, जो कि क्ले हम लोग कहेंगे इसको, तो ये क्या है करके, और इनकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं करके। और फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स भी हैं, फ्रेजाइल रॉक्स भी हैं, और इग्नियस रॉक्स में भी आपके वेदर्ड रॉक्स और हार्डनेस डिपेंड करेगी मिनरल्स के ऊपर करके। तो मोटा मोटा ये है कि ये पाया गया है कि जो भी हार्ड रॉक्स हैं, मतलब कॉम्पैक्ट और काफ़ी वो मतलब मजबूत पत्थर हैं, उसमें साइस्मिक वेव्स के एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं होता है करके। लेकिन अगर वो सेम साइस्मिक वेव, मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया, तो आपका हार्ड रॉक यहाँ पे है, फिर जैसे इस चित्र में दिखाया है कि हार्ड रॉक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो जैसे जैसे आपकी वेव्स जो है वो लूज मटेरियल में जाएगी, अलूवियम में जाएगी, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा करके। तो ये है, द ग्राउंड एक्सेलरेशन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक टाइप्स। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल एम्प्लीफिकेशन। तो जब हम लोग डैमेज की बात करते हैं और जब बात करते हैं जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं और सेस्मोलॉजिस्ट हैं, वो जब डैमेज की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई जिस ज़मीन पे हमने मकान बनाए, जिस ज़मीन पे हमारा स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, उसके नीचे क्या मटेरियल है। क्या हमने अपना मकान जो है हार्ड रॉक पे बनाया है, और वो हार्ड रॉक क्या इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, या तो हमने अपना जो मकान है वो लूज मटेरियल पे बनाया है, कैसे बनाया है, कहाँ पे है करके, किस एरिया में है। और ये भी कहना सही नहीं होगा कि भाई 6 मैग्नीट्यूड के 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो एक समान डैमेज देखा जाएगा करके, नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका मकान उसी एरिया में हार्ड रॉक पे बैठा है, अगर मान लो कि आपने अपना मकान यहाँ पे बिठाया है और एक मकान आपके पास यहाँ है करके, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों में, आसपास ही हैं करके, तो ये आपका जो है ये इसमें डैमेज ज़्यादा होगा करके आपका। क्यों? क्योंकि आपका जो एम्प्लीफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ में, और यहाँ पे कम है। और हार्ड रॉक में आप देखेंगे तो ना के बराबर होगा करके। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे असर नहीं होगा, होगा, लेकिन यहाँ पे जो डैमेज होगा वो कम होगा। तो इसी के बारे में हम लोग और गहराई में चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।